बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रगल वॉइस के प्लेटफॉर्म की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सुमरो। आप सब बाशऊर दोस्तों को दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूं। आज ही हमारे पास एक और नई गुफ्तगू, नए सवालात और एक और नए मेहमान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट रियाज कुरैशी साहब, जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं केबीए में एज ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर। यंग एनर्जेटिक एडवोकेट हैं, यंग एडवोकेट्स में काफी फेमस हैं। तो आइए सर से बात करते हैं अपनी एडवोकेसी बार पॉलिटिक्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप बताएं ठीक हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जो एडवोकेसी है इनिशियल स्टेज वाली, तो हमारी ऑडियंस को आप इनिशियल स्टेज का अपना कैरियर, अपनी जर्नी, अपना इंट्रो थोड़ा सा बताएं। देखिए, मेरा नाम तो आपने बता दिया। मेरा नाम है रियाज अहमद कुरैशी एडवोकेट। आई डन माई BBA फ्रॉम मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी। इट्स अ वेरी रेनाउंड यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने जो है वो एक जगह पे जॉब की, और वहाँ से जब मैं मुतमिन नहीं हुआ तो मुझे लगा कि मेरे अंदर वो स्किल्स हैं कि मैं ऐसे प्रोफेशन में जाऊँ जिसमें मैं सर्व भी करूँ और अपने आप को एक लीडरशिप के हवाले से भी किसी ऐसी प्रोफेशन में लाऊँ। तो वहाँ से फिर मेरी लाइफ में ट्विस्ट आया, और उसके बाद मैंने अपना एडमिशन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में किया। और वहाँ के बाद जो है मैं लॉ ग्रेजुएशन के बाद मैं प्रोफेशन वकालत के प्रोफेशन में आया। 2019 में मेरी इनरोलमेंट है कराची बार में और सिंध बार काउंसिल में। उसके बाद अब तक जो है ये मेरा पहला इलेक्शन है, और थ्रू आउट में मुख्तलिफ़ फर्म्स में अपनी सर्विसेज दे चुका हूँ। मुख्तलिफ़ सीनियर्स के साथ रिनाउंड फर्म्स हैं, उनमें मैंने अपनी ट्रेनिंग हासिल की है, और अब मैं इंडिपेंडेंट, अपनी फर्म है मेरी, और इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपने मुख्तलिफ फर्म्स में काम किया है, तो एडवोकेट्स की फील्ड वैसे ही मानी जाती है कि टफेस्ट फील्ड है। तो आपको ये जो जर्नी है, आपने मुख्तलिफ फर्म्स में काम किया, तो ये पीरियड कैसे गुजरा आपका? कौन से हर्डल्स आए आपको? जी, देखें, अगर आप कमिटेड हैं और आप काम करने की नीयत रखते हैं तो कोई हर्डल्स नहीं है। हर्डल्स ज़िंदगी में आप जहाँ भी जाते हैं आपको हर्डल्स तो फेस करने होते हैं, लेकिन इफ़ यू आर कमिटेड विद योर प्रोफेशन एंड इफ़ यू आर सिंसियर विद योर प्रोफेशन, तो हर्डल्स जो है ये आगे चल के जब आप कामयाब होते हैं तो ये सारे, आप पीछे देखते हैं तो ये सारे नॉर्मल लगते हैं। ऑब्वियसली हर्डल्स हैं। सबसे बड़ा पहला हर्डल ये है कि आपको बड़ी फर्म में जाने के लिए कोई रिसोर्स चाहिए, कोई ऐसा बंदा हो जो आपको इन करे, और उसके लिए या तो आपकी कॉम्पिटेंसी होती है या रेफरेंस होता है। ये बहुत बड़ा हर्डल है। हर बंदा जो है बड़ी फर्म में जाके और अकोमोडेट नहीं होता, और अगर आप जाते भी हैं तो एक लिमिटेड टाइम तक जाते हैं, और अगर आप अपना आपको वहाँ मनवाते हैं तो आप कंटिन्यू करते हैं, एल्स देन, वरना वो कहते हैं कि आप हमारे काम के नहीं। तो ये बहुत बड़ा हर्डल है। उसके बाद आपकी कमिटमेंट अपने प्रोफेशन के साथ, आप वहाँ जाके अगर अच्छा काम करते हैं और अपने आप को प्रूफ करते हैं तो आप अच्छी जगह पे पहुँच जाते हैं। अच्छा सर, आपने फर्म्स की बात की, तो मुख्तलिफ एडवोकेट्स का हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। कुछ कहते हैं कि फर्म्स जो बड़ी फर्म में जाके इनिशियल पीरियड अपना गुजारते हैं, सिर्फ वही कामयाब होते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, मैं इससे सहमत नहीं करता। अगर आप किसी फर्म में जाते हैं तो ये आपका एक, समझ लें कि प्रोबेशन पीरियड भी होता है, और आपकी एक ट्रेनिंग का बहुत, समझ लें कि की स्टेप होता है जब आप किसी फर्म में जाते हैं। आजकल का अलमिया ये है कि या तो लोग फर्म में जाके और फ़ौरन आ जाते हैं, क्योंकि फर्म में बड़े हर्डल्स हैं, और फर्म जो है आपको उस तरह से अकोमोडेट नहीं करती, आपसे काम इतना लेती है कि आप चाहते हैं कि मैं अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू कर दूं। तो वो एक सर्टेन एज में आके, और आप जब इंडिपेंडेंट काम शुरू करते हैं तो एक गैप आ जाता है आपकी ट्रेनिंग में, आपकी प्रोफेशनलिज्म में। तो उस ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म को कवर करने के लिए फिर आपको बहुत इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप फर्म में होते हैं तो आप समझ लें कि किसी की सुपरविजन में होते हैं, आप वहाँ की जो चीज़ें हैं वो यूटिलाइज़ करते हैं, आप वहाँ की रिसर्च और अपने कुलीग्स के से बहुत चीज़ें सीखते हैं। और अगर आप वहाँ से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ऑल ऑफ सडन, तो फिर आपको एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, और नए लॉज, नई चीज़ें, नए मामलात वो सीखने से आप बहुत कासिर रहते हैं। अच्छा सर, जो है जनरेशन जनरेशन के हिसाब से कहते हैं कि जो जनरेशन लॉयर है, सिर्फ वही कामयाब होते हैं इस फील्ड में। ऐसा नहीं है। टू सम एक्सटेंड
हम इस चीज़ को कह सकते हैं, लेकिन अगर मेरे अंदर काबिलियत होगी तो मैं आज कामयाब वकील बनूंगा, तो मेरी पीछे जनरेशन जो है वो मुझे फॉलो करते हुए आगे जाएगी। हाँ, उनको ये ग्रेस होता है कि जो जैसे मेरे बड़े पहले ही इस फील्ड में होंगे तो मुझे इतने हर्डल्स फेस नहीं करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास सारा सेटअप होता है, बने बनाए सेटअप पे आके मैं बैठता हूँ। लेकिन जो पहला बंदा होता है इस फील्ड में और फर्स्ट टाइम आता है तो उसको ऑब्वियसली हर्डल्स फेस करते हैं। लेकिन अब जो है वो ऐसी चीज़ें नहीं है, अब टेक्नोलॉजी है, अब सारी चीज़ें हैं, तो आप जो है वो अपना आपको मनवा सकते हैं। और अगर आपके अंदर वो स्पिरिट है, वो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, तो ये जनरेशन लॉयर की कोई बात नहीं है। हमने अच्छे अच्छे लोग देखे हैं जो छोटे छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, आज बहुत बड़े नाम हैं यहाँ पे कराची में, बल्कि पाकिस्तान लेवल पे, अब तो इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी हमारे दोस्त हैं वो सर्व कर रहे हैं। सर, कुछ एडवोकेट्स कहते हैं कि सीनियर, जैसे आपने पहले बात की कि काम बड़े फर्म में ज़्यादा होता है, ज़्यादा काम करवाते हैं, तो कुछ सीनियर जस्ट जो है फाइलें ही उठ पाते हैं। ये बात किस हद तक आपकी नज़र में दुरुस्त है? देखिए, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूं तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि शुरू के 6 महीने आपको फाइलें ही उठानी पड़ती हैं और आपको फील्ड में जाके काम करना पड़ता है। आप यही फाइलें होते हैं जो आप उठाते हैं, फिर इन्हीं को पढ़ते हैं, फिर इन्हीं को जाके कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट डिपेंड्स, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन फाइलों में से सीखते हैं या सिर्फ एज पर इंस्ट्रक्शन। देखें आप, अच्छा सीनियर वो होता है जो नीचे वाले को काम दे, और अच्छा जूनियर वो होता है कि सीनियर से काम ले। आप अपना जब इंटरेस्ट शो करते हैं कि जनाब मैं ये काम कर सकता हूँ, आप खुद से फाइलें पढ़ते हैं, तो फिर आपका सीनियर आप पे रिलाई करता है और आपको चीज़ें देता है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ सीनियर, आप कोर्ट में गए, फाइलें उठाई और फाइलें आके रख दी, तो सीनियर भी कहेगा कि जनाब ये इसका काम इतना ही है, उसको यहाँ तक महदूद रखूँ। लेकिन अगर आप उस फाइल को पढ़ के और आप अपने सीनियर को कोई नई सजेशन, कोई नई बात, कोई नए लॉस पे हेल्प करते हैं, तो वो ऑब्वियसली वो सीनियर आप पे इंटरेस्ट देता है। मैं फिर वही बात करूंगा कि डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह अपने आप को उस फर्म में मनवाते हैं और किस तरह आप अपनी एबिलिटीज़ से अपने सीनियर को मुतमईन करते हैं, जिस पे के बाद आपको वो काम देते हैं। सर, कुछ एडवोकेट्स के माइंड में ये होता है, वो सीनियर से निकल ही नहीं पाते। कहते हैं कि अगर हम सीनियर से निकलेंगे, हमारे पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे, हम जो है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस हमारी नाकाम जाएगी। तो आपने कम अरसे में अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो ये टिप्स आप यंगस्टर्स को अगर हमारे थ्रू देना चाहें? देखें, रोज़ी और रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया है आपसे, वो आपके नसीब में जितनी लिखी है वो सीनियर के साथ भी रह के भी मिल सकती है और अलग भी मिल सकती है। रही बात इंडिपेंडेंस की, तो देखें, एक सर्टेन एज आती है, एक टाइम आता है जिसमें आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। लेकिन उसके लिए आप ये समझें कि मैं ऑफिस बना सकता हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं सारी चीज़ें अपनी फेस कर सकता हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कोर्ट में, फिर तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। अगर नहीं तो फिर आप सीनियर के साथ रह के और जब इस कैपेसिटी में आ जाएं तो फिर। दूसरी एक बहुत बड़ी अहम बात है कि बड़े दरख्त के नीचे अगर छोटा दरख्त रहता है तो वो छोटा ही रहता है, तो दरख्त को अलग होना पड़ता है। लेकिन उसके लिए फिर वो सारी चीज़ें आपने अपना एक सॉट एनालाइज होता है, जिसमें SWOT जिसको कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये सारी चीज़ें आप अपने करके उसके बाद अगर आप मार्केट में उतरते हैं तो केसेस मिलते हैं। आप जिस सीनियर के साथ होते हैं उसके जो क्लाइंट्स होते हैं, जब आपको इंडिपेंडेंट देखते हैं तो वो भी आपको अप्रोच करते हैं। इट डिपेंड्स कि आप काम किस तरह का करते हैं, आपने अपनी मार्केट किस तरह की बनाई है, आपने अपना इमेज किस तरह का बनाया है, तो उसके बाद क्लाइंट तो आते हैं। सर, क्लाइंट का आना जो है वो ऐसा मसला नहीं है, क्लाइंट्स आते हैं, आपको लोग अप्रोच करते हैं। कभी कभार आपको कुछ पता भी नहीं होता कि ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह अपनी जो है ना स्ट्रेटजी लेके चलते हैं। अच्छा सर, ज़्यादा सोशल एडवोकेट्स किस तरह से रहें, अपनी क्लाइंटेज किस तरह से बनाएं इनिशियल स्टेज में स्पेशली? देखें, आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है। मैं बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जिसको फॉलो करता हूँ, जिसमें onlinevakil.com है, मुख्तलिफ हैं। और आज आपको पता है कि आप आपकी मार्केटिंग का जो सोर्स है वो इंस्टाग्राम, स्नैप और मुख्तलिफ उस पर है। आजकल तो टिकटॉक भी बड़ी वो वायरल हुई है और लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं। वैसे अदरवाइज़ वकील को अपनी मार्केटिंग करना अलाउ नहीं है,
और ये बिल बोर्ड लगाना और इस तरह ये प्रोफेशनली रूल्स में नहीं है। लेकिन क्योंकि आप ऑनलाइन आजकल एक मीडिया का दौर है, तो उस पर आप अगर आप चाहें तो आप अपनी सजेशंस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो काउंसलिंग के लिए और सजेशंस देने के लिए पेजेस बनाए हुए हैं। तो अगर आप कोई ऐसा पेज बनाते हैं जिस पे सिर्फ कंसल्टेशंस जो है वो कंसल्टेंसी फ्री करते हैं, और बाकी अगर ऐसा कोई केस होता है, उनका कोई जेन्युइन इशू होता है, तो उसके लिए आप अपनी कंसल्टेंसी के बाद अगर वो आपके पास एग्री होते हैं तो उनके साथ आप अपनी डिटेल्स कॉन्टैक्ट शेयर करके उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं। तो ये सोर्स है। दूसरा सोर्स ये है कि आपकी जो पर्सनल पीआर है या आपका जो सर्किल है उसमें अगर आप जितने सोशल होते हो तो वहाँ से आपके दोस्तों से आपको केसेस मिलते हैं। आप जब कोर्ट में अपने केस रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो वहाँ पे बाकी लोग बैठे होते हैं, क्लाइंट्स बैठे होते हैं, वो आपको सुनते हैं कि द वे यू आर्ग्यू, द वे यू प्रेजेंट योर केस बिफोर द कोर्ट, तो वहाँ से भी आपको केसेस मिलते हैं। तो ये मार्केटिंग के बहुत सारे सोर्सेज हैं। अगर आपके अंदर काबिलियत है और आप को लोग समझते हैं कि आप इस काबिल हैं तो आपको केसेस ज़रूर मिलते हैं। और सोशल नेटवर्क, आजकल दुनिया बहुत छोटी हो गई है और आप जो है ऑफिस बनाएं, उसकी मार्केटिंग करें सोशल नेटवर्क्स पे, दोस्तों के सामने, हर जगह पे, तो इंशाल्लाह वहाँ से आपको बहुत सारे केसेस मिलते हैं। अच्छा सर, आपने अनाउंस किया है बार पॉलिटिक्स में आने का, एज अ जॉइंट सेक्रेटरी अनाउंस किया है, तो आपकी ये सोच कहाँ से शुरू हुई कि आपको बार पॉलिटिक्स में आना चाहिए? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल उसका सवाल है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था इनिशियली कि मैंने जब बीबीए किया तब से ये था कि आपने कोई लीडरशिप वाली किसी उस प्रोफेशन में जाना है। तो जब मैं इस प्रोफेशन में आया तो मैंने देखा कि बार में जो है बहुत बड़ा गैप है। लेकिन एट इनिशियल स्टेज हमने, दोस्तों ने भी कहा, सब ने कहा कि आप बार पॉलिटिक्स में आएँ, लेकिन हम किसी कंसर्न ग्रुप के साथ उनकी जो है वो कैंपेन चलाते रहे, ख़ुद इस काबिल ख़ुद को नहीं समझते थे कि अभी इस इनिशियल स्टेज पे जो है फ़ौरन बार पॉलिटिक्स में आए। तो उस बार पॉलिटिक्स से पहले आपको अच्छा वकील होना और आपके आर्ग्यूमेंट होना, आपको प्रैक्टिसिंग वकील होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब मैंने 5-7 साल जो है अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे के जब मैंने ये महसूस किया कि जनाब अब नौजवान वकला की आवाज़ बनना है और उनको रिप्रेजेंट करना है बार में, तो तब से फिर ये सोचा दोस्तों से मिलके, और जितने भी दोस्तों के इश्यूज़ थे उनमें जाना, और बार के इश्यूज़ थे उनमें जाना, और जब कोर्टों में दोस्तों के इश्यूज़ में जाना। जब यहाँ हम गए तो उन दोस्तों ने बड़ा मोटिवेट किया कि जनाब आप जैसे बंदे की हमें ज़रूरत है, आप बार पॉलिटिक्स में आए, आप कराची बार में आए, आप कराची बार में रिप्रेजेंट करें। तो इस मोटिवेशन से फिर मैंने भी बिस्मिल्लाह कर ली और ये नारा लगाया कि इंशाल्लाह मैं जॉइंट सेक्रेटरी का कैंडिडेट बनूंगा और इंशाल्लाह बार में सर्व करूंगा। अच्छा, आप एज अ जॉइंट सेक्रेटरी पे कंटेस्ट कर रहे हैं, तो इस सीट पे आने का क्या मकसद है? क्योंकि ये वाली सीट जो है जॉइंट सेक्रेटरी की, इसमें एक्सपोजर कम मिलता है, सेक्रेटरी के अंडर काम करता है बंदा, तो इसी सीट का इंतखाब क्यों किया? देखें, मैं एलिजिबल तो बाकी सीट्स पे भी हूँ, इस पे कंटेस्ट करने का कोई कोई ज़ाती कोई मफाद नहीं है। लेकिन ये है कि आप किसी भी सीट पे हो और आपके अंदर ये हिम्मत हो सर्व करने की, तो फिर आप एमएमसी हो, ट्रेजरर हो, लाइब्रेरियन हो या किसी भी पोस्ट पे हो, अगर आपके अंदर जुर्रत है और आपको लगता है कि इस सीट पे बैठ के आप सर्व कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के मातहत हो या किसी के जनरल सेक्रेटरी के मातहत काम करेंगे या प्रेसिडेंट के मातहत रह के काम करेंगे। अगर आपके अंदर वो काम करने की सलाहियत हो तो सीट ओहदों का मोहताज नहीं होता बंदा, सीट पे बैठ के और सीट के बगैर भी काम कर सकता है। तो मैं सीट से पहले भी काम करता रहा हूँ अपने वेलफेयर, दोस्तों के वेलफेयर के लिए, वकला के वेलफेयर के लिए, उनके मामलात में, उनके इश्यूज़ में, और इंशाल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी और जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन हमने जीता, तो इंशाल्लाह बाहर में रह के, वहाँ सीट पे रह के भी हम काम करेंगे। अच्छा, डर्टी पॉलिटिक्स, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिक्स जो है डर्टी है, या बार पॉलिटिक्स स्पेशली डर्टी पॉलिटिक्स है।
देखें, पॉलिटिक्स डर्टी नहीं होती, ये लोगों की माइंडसेट है कि उसको वो किस तरह देखते हैं। हमने जनरल पॉलिटिशियंस को देखा है, उसमें ये वाली चीज़ होती है, लेकिन बाहर पॉलिटिक्स ऐसी नहीं होती। हाँ, मखसूस कुछ लोग होंगे जो अपने मामलात और अपनी ज़ाती मफादात के लिए जो है वो इसके इमेज को ख़राब करते हैं, लेकिन अदरवाइज़ इसमें कोई सदाकत नहीं है। बाहर पॉलिटिक्स जो है ये एक वाहिद पॉलिटिक्स है जो प्योर है और जो वकला की वेलफेयर के लिए काम करती है। उसमें हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन टू सम एक्सटेंट एक अच्छी साबित है एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉलिटिक्स। अच्छा, मौजूदा कैबिनेट क्या बुनियादी अपने काम सरंजाम दे रही है? सर देखें, अगर वो बुनियादी मामलात में इतने एक्टिव होते तो शायद हमें इलेक्शन में आने की ज़रूरत ना पड़ती। आजकल जो है बार में वो काम नहीं हो रहा जिसके वादे किए जाते हैं या जिस पर्पस के लिए आप आते हैं। और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ अपनी करंट जो है अपनी बार की जो एबिलिटीज़ हैं या जो उन्होंने वादे नारे लगाए थे, तो उससे वो उस पर फुलफ़िल नहीं कर रहे। इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी तो हम इंशाल्लाह इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, आपकी जो इलेक्शन कैंपेन है, इसमें आपकी मंशूर के अहम नुकात वो क्या है? देखिए, मेरी इलेक्शन के जो मेन पर्पस है, एक तो मैंने अपनी कराची बार का आवाज़ बन के और उसको स्ट्रॉन्ग करना है। बार हमारी बहुत वीक हो गई है। वीक होने की जो मेन वजूहात हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस से मुराद ये है कि पहले वकला जो है वो इंडिपेंडेंट होते थे, वकला के अंदर जो है यूनिटी थी और अब भी यूनिटी है, लेकिन चंद अनासर ऐसे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं जो वकला को वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल भी हैं और बाकी मामलात भी हैं जो मैं शायद यहाँ ओपन डिस्कस ना कर सकूं। तो हमारी जो मेरे नुकात हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है उसको, सुपरमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ पे जो है हमारा फोकस ज़्यादा है। नौजवान वकला की ट्रेनिंग पे हमारा फोकस ज़्यादा है। और जितने भी इश्यूज़ बार में हमारे वकला फेस कर रहे हैं उनको हमने रिज़ॉल्व करना है। ये मेरे कैंपेन के चंद वो नुकात हैं। बाकी इंशाल्लाह जब हम जीत के आएंगे तो जितने इश्यूज़ हमारे सामने उभर के आएंगे उन सबको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। स्ट्रगल वॉइस को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे रियाज अहमद कुरैशी साहब, यंग एनर्जेटिक और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्यूचर ऑफ बार। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए सोचें, सवाल करें और बोलने से ना घबराएं। अल्लाह निगहबान।